हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान की सीरीज में। क्लास 11th की एनसीईआरटी का हमारा ये चौथा चैप्टर अभी चल रहा है। देन हमने इसकी 2 क्लासेस देख ली। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने एनिमल किंगडम का सिर्फ परिचय देखा था कि परिचय क्या क्या होता है, कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, उसमें पोषण कैसा होता है, कौन कौन से वर्ग आते हैं, वर्गीकरण का हमने आधार देख लिया था। देन उसके बाद हमने संघ, एनिमल किंगडम में कौन कौन से संघ आते हैं वो हम देख रहे हैं। ठीक है, अब कल हमने देखा था पोरीफेरा समूह, यानी कि एनिमल किंगडम का जो प्रथम समूह है, प्रथम जो जंतु में आते हैं जीव, वो कौन कौन से होते हैं। वो पोरीफेरा संघ के जितने भी जीव होते हैं वो होते हैं लाइक स्पंज। हमने स्पंज के बारे में पूरा विस्तार से देखा है कि उनका शरीर की संरचना कैसी होती है, उनका कोशिका स्तर कैसा होता है, उनका शरीर का स्तर कैसा होता है, उनका संगठन स्तर कैसा होता है। देन उसके बाद हमने उसका पोषण देखा, उसमें जल का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, उत्सर्जन, प्रजनन, ये सब कैसे होता है, उनकी विशेषताएं देखी, उनका आर्थिक और पारिस्थितिकी महत्व कैसा होता है, ये सब हमने देखा था। आज हम देखेंगे निडेरिया लेक्चर 3, यानी कि सिलेंड्रेटा। ये सिलेंड्रेटा, जिसे कोलेंड्रेटा भी बोलते हैं, इसे निडेरिया भी बोलते हैं, इसे नाइडेरिया भी बोलते हैं। 3 नाम है इसके। ठीक है, तो आज हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। संघ कोलेंड्रेटा यानी कि निडेरिया। इससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कल पढ़ा क्या क्या है। ठीक है, हमारा प्राणी जगत में कौन सा अध्याय चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा है, क्या क्या पढ़ा है अभी तक। तो ये रहा हमारा अध्याय 4। अध्याय 4 कौन सा है हमारा, प्राणी जगत। प्राणी जगत यानी कि एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, इसे जंतु जगत भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या देखा, इसी में इसका परिचय देख लिया है। फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर ले ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो पहले हमने परिचय देखा है कि परिचय क्या होता है, कैसे होते हैं, क्यों वर्गीकरण आवश्यक है, क्या होता है प्राणी जगत। ठीक है, कुछ कुछ जीव वैसे होते हैं इतने बड़े कि पूरे समुद्र उनका घर होता है, कुछ इतने छोटे कि वो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं हम। ठीक है, मतलब अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो परिचय में अनेक जीवों की विविधता देखी हमने, अनेक जीवों की विविधता ये देख लिया था हमने परिचय में। ठीक है, देन उसके बाद फिर देखा था हमने इनका वर्गीकरण, कि इनका वर्गीकरण कैसा होता है। तो वर्गीकरण किसके आधार पर हमने वर्गीकरण किया था, संगठन का स्तर और अध्ययन को आसान बनाने में। वर्गीकरण क्यों जरूरी है, अध्ययन को आसान बनाने के लिए, अध्ययन को आसान करने के लिए। अब वर्गीकरण का फिर आधार भी देखा था हमने कि वर्गीकरण का आधार क्या होता है इसमें। तो पहला था संगठन का स्तर, यानी कि इनके संगठन का स्तर क्या है। संगठन का स्तर यानी कि कोशिका स्तर क्या होता है इनका, यूनिसेल्युलर होता है, मल्टीसेल्युलर होता है, या फिर सेल्युलर लेवल ऑफ बॉडी स्तर होता है इनका। ये सब हमने देख लिया था। संगठन का स्तर, इसमें कौन कौन से जीव आते हैं ये देखा था। देन इसके बाद वर्गीकरण के आधार में फिर आया था हमारा सममिति, यानी कि सिमेट्री, कि सममिति क्या होती है, फिर इनमें प्रजनन कैसे होता है, और कौन कौन से समूह के जीव आते हैं, फिर इनका संघ देखा था। इतना हमने देख लिया था। फिर देखा था संघ कि इसमें कौन कौन से संघ आते हैं प्राणी जगत में, प्राणी जगत में शामिल संघ, कि प्राणी जगत में कौन कौन से संघ शामिल है, ये सब हमने देख लिया था। इसके बाद हमने क्या देखा था, ये तो था हमारा अध्याय 4। फिर कल हमने क्या देखा था इसमें, पोरीफेरा। ठीक है,
संघ पोरीफेरा या फिर फाइला पोरीफेरा। ठीक है, एक ऐसे अद्भुत प्राणी जिसमें छिद्र होते हैं, ठीक है, यानी कि छिद्रधारी। छिद्रधारी जीव कहां पर मिलते हैं? समुद्र में मिलते हैं। पहले पहले जो पौधे भी पढ़े थे हमने वनस्पति जगत में, जो प्रथम पौधे थे जैसे कि शैवाले, बायोफ्राइटा, टेरिडोफ्राइटा, हालांकि बायोफ्राइटा जमीन पर मिल गए थे लेकिन कुछ तो जल में भी मिलते थे, लेकिन शैवाले तो पूर्ण रूप से जल में मिलते थे। ठीक है, तो वैसे ही ये कहां पर मिलते हैं? छिद्रधारी जीव, यानी कि पूरे शरीर में इनके छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं छिद्रों के द्वारा इनका पोषण भी होता है, इनका ऑक्सीजन, जल, इनका सबका परिवहन, मतलब पूरा जो इनका लाइफ साइकिल है वो चलता रहता है। किसके माध्यम से? जल में ही। ये हो गया। देन इसके बाद हमने देखा था कि इनका आवास कहाँ होता है, तो आवास में हमने क्या देखा था कि ये समुद्र में रहते हैं, यानी कि मराइन में, ये समुद्री जीव होते हैं। देन इसके बाद फिर क्या देखा था हमने? आवास के बाद इनकी विशेषताएं देखी थी, इनकी विशेषता देखी थी। फिर इनमें सिमेट्री कैसी होती है? सिमेट्री यानी कि सममिति। सममिति क्या होती है कि किसी को इनके बीच के सेंटर से यदि 2, 3 या 4 भागों में डिवाइड किया जाए तो बराबर भाग बढ़ते हैं या नहीं। ठीक है, ये सिमेट्री हो गई थी इनकी। सिमेट्री के बाद हमने क्या देखा था कि इनमें प्रजनन कैसे होता है। ठीक है, फिर इनका हमने प्रजनन देखा था, देख लिया था। फिर इनका आर्थिक और पारिस्थितिकी महत्व क्या होता है ये भी देख लिया था। किसमें? पोरीफेरा में। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आज का टॉपिक, सिलेंट्रेटा। यह है हमारा संघ सिलेंट्रेटा, इसे निडेरिया भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे? निडेरिया। ठीक है, इसमें भी हम यही पढ़ेंगे, निडेरिया में भी, यानी कि सिलेंट्रेटा। इसे कोलेंट्रेटा भी बोलते हैं लेकिन मेन नाम इसका क्या है? सिलेंट्रेटा। ये एनिमल किंगडम में दूसरा संघ होता है। पहला संघ हमने देख लिया है विस्तार से, पोरीफेरा। इसमें भी हम क्या देखेंगे? इसका परिचय देखेंगे, इसकी विशेषताएं देखेंगे, इसका आवास देखेंगे कि आवास कौन कैसा होता है। ठीक है, ये जो सुंदर सुंदर पौधे या फिर शाखाओं, जड़ों जैसी संरचना दिख रही है, ये पौधे बिल्कुल भी नहीं है, ये एक जीव है। कुछ इस प्रकार से ये मूव करता रहता है, दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें मूवमेंट चलता ही रहता है। तो ये हो गया हमारा सिलेंट्रेटा। पिछले संघ पोरीफेरा के जीव बहुत सरल थे, वो बहुत सरल जीव थे क्योंकि उनमें कोशिकाएं टिश्यू नहीं बनाती थी। ठीक है, बहुकोशिकीय होते थे लेकिन सरल होते थे, लेकिन प्रत्येक कोशिका का कुछ ना कुछ कार्य होता है। ठीक है, अब ये वाले जो जीव होते हैं ये थोड़े कठिन आ गए। परिचय में क्या देखेंगे हम? संघ जो पोरीफेरा देखा था हमने पिछले, हमने जो संघ देखा था पोरीफेरा, वो क्या था? पोरीफेरा के जीव बहुत सरल थे। ठीक है, बहुत इजी थे क्योंकि कोशिकाओं से तो उनका शरीर बना था। लेकिन सिलेंट्रेटा यानी कि निडेरिया, इसे नाइडेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, सिलेंट्रेटा निडेरिया में हमने पहली बार टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन को देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो कोशिकाएं होती है वो मिलकर टिश्यू बना लेती है। ठीक है, पहले जो पोरीफेरा जीव थे वो भी समुद्र में मिलते हैं, ये भी समुद्र में मिलते हैं। ठीक है, वो क्या करते थे? वो टिश्यू नहीं बनाती थी, उनकी कोशिकाएं मिलकर सिर्फ कोशिकाएं ही रहती थी, कोई टिश्यू नहीं बनाती थी। लेकिन इनकी जो कोशिकाएं हैं ये भी बहुकोशिकीय जीव है, ये एक ऊतक का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से सच्चे ऊतक वाले जीव यानी कि ट्रू टिश्यू एनिमल की शुरुआत होती है। ये जो सिलेंट्रेटा जो जीव होते हैं यहाँ से सच्चे ऊतक की शुरुआत होती है, यानी कि इनकी जो कोशिकाएं होती है वो वास्तविक रूप में एक ऊतक का निर्माण कर लेती है। ठीक है, सिलेंट्रेटा शब्द दो ग्रीक शब्दों से, ये क्या हो रहा है आज? सिलेंट्रेटा जो शब्द है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कोल केविटी यानी कि गुहा से, ठीक है, एंटेरोन यानी कि इंस्टेटाइन आंत्र, इनमें कैविटी भी मिलती है, इनमें आंत्र भी मिलती है, यानी कि वे जीव जिनके शरीर में आंत्र गुहा यानी कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मिलती है, यानी कि आंतों की जो गुहा होती है। आज ये परेशान करके छोड़ेगा।
ठीक है, ये मूवमेंट करना बंद हो जाएगा। अब सिलेंड्रेटर शब्द तो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। कोल यानी कि केविटी या फिर गुहा, जैसे कि हमारे शरीर में मिलती है। इंटेरोन यानी कि इंटेस्टाइन, इंटेरोन का मतलब भी होता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? आंत बोलते हैं। आंत्र भी बोलते हैं और आंत भी बोलते हैं, यानी कि वे जीव जिनके शरीर में एक आंत गुहा गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी पाई जाती है, यानी कि एक आंत्र गुहा पाई जाती है। इन जीवों में स्निडेरिया भी कहा जाता है। इन जीवों को निडेरिया, सी साइलेंट है इसमें, ठीक है, निडेरिया। फिर कहीं कहीं पर नाइडेरिया लिखा गया है, जैसे कि एनसीईआरटी की जो बुक आई है उसमें नाइडेरिया लिखा रहा है, लेकिन मैं इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है वो निडेरिया होता है, ठीक है, स्पेलिंग के अनुसार। क्योंकि इनके शरीर में डंक मारने वाली विशेष कोशिकाएं होती है, ठीक है। इन्हें निडेरिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जो शरीर होता है इनमें डंक मारने वाली विशेष कोशिकाएं मिलती है, ठीक है। जैसे कि ये मूवमेंट करता रहता है तो ये डंक मारने वाली कोशिकाएं होती है जो अत्यंत जहरीली होती है। नीडोब्लास्टिस या नीडोमेटोसिस कहा, नीडोमेटोसिस, यही इनके शिकार और रक्षा का मुख्य हथियार होता है। यानी कि जो नीडोब्लास्टिस होता है एक कोशिका होती है, और नीडोमेटोसिस होता है ये भी कोशिकाएं होती है। डंक मारने वाली कोशिका कौन कौन सी होती है? नीडोब्लास्टिस। इसी कोशिका के नाम से इसका नाम क्या पड़ गया है? स्नेडेरिया या फिर निडेरिया। नीडोब्लास्टिक हो गई, और नेमो या फिर नेमेटोसाइटिस, ये जो दोनों कोशिकाएं होती है ये जहरीली होती है, ये डंक मारने में सहायता करती है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? निडेरिया। ये वाली कोशिकाएं ये जो मूवमेंट कर रही है इतना इतना पोर्शन इसका ये करता है डंक मारने का कार्य, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका परिचय। अब इसका हम देखेंगे कि हैबिटेट क्या होता है, इसका निवास स्थान कहाँ पर होता है। सभी कोलेंट्रेट जीव जलीय होते हैं। प्रथम जो जीव होते हैं, पहले जैसे कि पौधे भी देखे थे, पौधे भी हमने जली देखे थे, शैवाली जली मिलती है। बायोफ्राइटा जो होते हैं वो आधे पृथ्वी पर और आधे जल में मिलते थे। जीवन यापन पृथ्वी पर करते हैं, लेकिन उनका जीवन का पुनर्चक्रण करने के लिए, प्रजनन के लिए वो जल पर निर्भर होते हैं। वो उभयचर प्राणी कहलाते हैं। फिर टेरिडोफाइट आए तो वो किसमें हो गए? वो पूर्ण रूप से पृथ्वी पर हो गए, ठीक है। वैसे ये जो जीव होते हैं, पहले पहले जो जीव होते हैं वो किसमें मिलते हैं? हमारी जल में। सभी कोलेंट्रेट जीव जलीय जीव होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। सभी जो कोलेंट्रेट जीव होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। अधिकांश समुद्री मरीन होते हैं, लेकिन कुछ मीठे पानी में भी पाए जाते हैं। ये जो सभी जीव होते हैं इन्हें हम समुद्री जीव बोल सकते हैं, ठीक है। समुद्री जीव या फिर जलीय जीव, सबसे अच्छा उदाहरण जलीय जीव हो गया, क्योंकि जलीय में समुद्री जीव भी आ गए और मीठे पानी वाले भी आ गए, ठीक है। कुछ तो समुद्र में मिलते हैं, कुछ मीठे पानी में मिलते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रा जो फ्रेश वाटर में मिलता है। ये जो हाइड्रा होता है ये रहा, ये फ्रेश वाटर में मिलता है, ठीक है। इनमें कुछ एकाकी सोलिटरेटी या फिर सोलेटरी होते हैं, जैसे कि हाइड्रा, और कुछ उपनिवेशी होते हैं। कुछ तो एकाकी होते हैं यानी कि सोलिटरी होते हैं, कुछ उपनिवेशी होते हैं जैसे कि कॉलोनियल। जैसे कि उपनिवेशी में होते हैं कौन कौन से? हाइड्रा होता है एकाकी में, और उपनिवेशी में कौन होता है? ओबेलिया, फाइसेलिया या फिर पोर्तुगीज मैन ऑफ वार। यानी कि ये जो फाइलेरिया जो जीव होता है वो क्या होता है? पुर्तगाली का रक्षक होता है, ठीक है। वो कैसे होता है पुर्तगाल का रक्षक? क्योंकि पुर्तगाल का जो सागर होता है उसमें ये जीव मिलता है, और ये जीव एक रक्षक की तरीके से कार्य करता है। जब पुर्तगाल पर हमला हुआ था तब यहां पर दिखाते हैं वो कैसा दिखता है। ये रहा परिचय में, ये जो जीव मिलता है ये पुर्तगाल के सागर में मिलता है। देन जब पुर्तगाल की रक्षा के लिए दुश्मनों ने हमला किया था पुर्तगाल पर, तब वो सागर के माध्यम से आए थे, जल के माध्यम से, कि हम जल के रास्ते जाएंगे और इस पर हमला करेंगे पुर्तगाल पर। तब ये जो जीव होता है ये इसमें मूवमेंट होता रहता है, और लगा उनको कि यहाँ पर तो कुछ वास्तविक रूप में कुछ सिपाही है, इनकी तो संख्या बहुत सारी है और ये संख्या में अधिक भी मिलते हैं और हम संख्या में कम मिलते हैं, तो चलो भागो यहाँ से। तब से इनको बोला जाता है पुर्तगाल का रक्षक,
ठीक है, किनको? सिलेंट्रेटा को या फिर निडेरिया को, क्योंकि इनका नाम भी किस वजह से पड़ा? इनके कोशिका, इनके डंस कोशिका की वजह से इनका नाम पड़ा। देन ये ही कौन होते हैं? पुर्तगाल के रक्षक होते हैं। ठीक है, किस लिए? क्योंकि दुश्मनों से इनने पुर्तगाल की रक्षा करी थी। ठीक है, जो फाइसेलिया प्रकार का जीव होता है। इन्हें क्या क्या बोलते हैं? एक बार और नाम याद रख लेना। मिलते कहां पर है? ये जलीय जीव होते हैं, ये जलीय जीव होते हैं। अधिकांश समुद्र में मिलते हैं, समुद्र और मीठे पानी दोनों में मिलते हैं। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है? जो फाइसेलिया जीव होता है उसे क्या कहा जाता है? पुर्तगाल का रक्षक। पुर्तगाल का उसे रक्षक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब पुर्तगाल पर दुश्मनों ने हमला किया था तब यही जीव समुद्र में एक रक्षक की तरह कार्य करता है। जब पुर्तगाल के दुश्मन आए थे समुद्र के मार्ग से, तब उन दुश्मनों को पता चला कि यहाँ पर तो कुछ सिपाही है। इस जीव की संरचना को देखकर कैसा है वो, इसे पुर्तगाल का रक्षक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब पुर्तगाल ने हमला किया था, इस पुर्तगाल पर हमला किया था उनके दुश्मनों ने, तब दुश्मन आए थे, तब ये समुद्र में, समुद्री जीव है, समुद्र में छुपा रहता है। उनको लगा कि ये वास्तविक में कोई इंसान है, क्योंकि इसका इतना इतना पोर्शन है उसे दिखाई दे रहा था। उन दुश्मनों को लगा कि हम संख्या में कम है और ये संख्या में अधिक है, इन्होंने तो पानी में भी इनके सिपाही छोड़ रखे हैं, चलो भागो यहां से। तब से इनका नाम हुआ था पुर्तगाल के रक्षक। ठीक है, इन्हें पुर्तगाल के रक्षक भी कहा जाता है। किनको? सिलेंट्रेटा को। अब देखते हैं, इनका निवास तो देख लिया हमने, इनके शरीर की संरचना भी देखते हैं। फाइसेलिया जो होता है वो पुर्तगीज मैन ऑफ वार यानी कि पुर्तगाल का रक्षक होता है। अब देखते हैं इनके शरीर की संरचना। इनका शरीर जो होता है नरम, पारदर्शी और रेडियल सममिति सिमेट्री होता है, यानी कि बीच सेंटर से, इसके सेंटर से कहीं पर भी काटा जाए बराबर भागों में मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई इनकी रेडियल सिमेट्री, अर्थात शरीर के केंद्र से कई दिशाओं में समान भाग निकाले जा सकते हैं। यानी कि इसके जो केंद्र से कहीं पर भी काटा जाए तो समान भागों में ये डिवाइड हो जाता है। कौन? सिलेंट्रेटा। उदाहरण के लिए हमारा हाइड्रा, अर्थात शरीर के केंद्र से कई दिशाओं में समान भागों में इसे डिवाइड किया जा सकता है या फिर निकाला जा सकता है। इसकी जो शारीरिक स्तर होता है वो डाइप्लोब्लास्टिक यानी कि द्विस्तरीय होता है। पहली परत होती है इसमें एपिडर्मिस, हमने पोरीफेरा में क्या देखा था? पिनेकोडर्मिस, पिनेकोसाइट कोशिका की वजह से। ठीक है, और दूसरे देखी थी कोलियोडर्मिस, कोलियोसाइट कोशिका की वजह से। आंतरिक परत क्या होती है इसकी? गैस्ट्रोडर्मिस यानी कि आंत्र गुहा जो मिलती है वो वाली। इनके बीच मीसोगोल नामक जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है। इनके इसमें भी मीसोगोल नामक जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है। पोरीफेरा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जेली जैसा? मिसोहिल द्वारा। ठीक है, मिसोहिल नामक जेली जैसा पदार्थ उसमें पाया जाता है। देन इसमें मीसोगोलिया नामक जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है। इनमें मुख उपस्थित होता है, इनके अंदर जो मुख होता है वो उपस्थित होता है। ठीक है, जो टेंटाकल स्पर्श से घिरा हुआ होता है, यानी कि जो टेंटाकल कोशिका होती है उससे घिरा हुआ होता है। इन स्पर्श को यानी कि नोडोब्लास्ट कोशिकाएं होती है इनमें, इन स्पर्शकों में यानी कि जो टेंटाकल्स होते हैं उनमें कौन सी होती है? नीडोब्लास्ट कोशिकाएं होती है जो विष छोड़कर शिकार पकड़ लेती है। ठीक है, ये नीडोब्लास्ट कोशिकाएं होती है इनके मुख में, जो क्या करती है? ये वाली ही इनकी नीडोब्लास्ट कोशिकाएं होती है जो क्या करती है? अपना लार्वा छोड़कर शिकार पकड़ लेती है। ठीक है, अत्यंत जहरीली होती है। ये तो हो गई इनकी शरीर की संरचना। अब इनकी गुहा और पाचन प्रणाली देखते हैं। ये रही इनकी गुहा और पाचन प्रणाली, ये रही गैस्ट्रोवस्कुलर केविटी यानी कि आंत्र गुहा। शरीर के भीतर एक ही बड़ी गुहा होती है जिसे क्या बोलते हैं? कोलेंटेरॉन या फिर गैस्ट्रोवस्कुलर केविटी। ये सबसे बड़ी गुहा होती है इनके शरीर की, गैस्ट्रोवस्कुलर केविटी। ठीक है, कुछ इस प्रकार के जब इसको खोला जाता है तो कुछ इस प्रकार की ये दिखती है। फिर इसमें से अनेक शाखाएं निकलती है। ये जीव है, ये कोई पौधा या फिर मटके जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक जीव है। ठीक है, इस प्रकार से।
अब ये जो इसका रूप दिखाया है ये वाला है, ये इसकी केविटी होती है, गैस्ट्रोवास्कुलर या फिर गैस्ट्रोडर्मिस या मिजोइल, इसके बीच में जेली जैसा पदार्थ मिलता है। ये जो यहाँ पर होता है ये तो इसकी हो गई बाहरी परत, ये हो गई आंतरिक परत। देन इसके बीच में जो मिलती है वो मिजोइल नामक जेली जैसा पदार्थ मिलता है। ठीक है, यही मुख से जुड़ी हुई होती है और यही पाचन, श्वसन और उत्सर्जन करती है। ठीक है, ये वाली जो होती है ये मुख से जुड़ी हुई होती है। ये केविटी जो होती है ये मुख से, इसके मुख से जुड़ी हुई होती है और यही पाचन करती है, यही उत्सर्जन करती है और यही ऑक्सीजन का परिवहन करती है। ठीक है, इसमें कोई गुदा या फिर एनस नहीं होता है, इसमें कोई एनस नहीं होता है, लेकिन पाचन इनका चलता रहता है फिर भी। इसलिए कहा जाता है कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जीव, इनमें कोई एनस नहीं होता है, इनमें मुख तो होता है, आंत गुहा भी होती है, आंत भी मिलती है, लेकिन कोई एनस नहीं मिलता है। इसे क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ऑर्गन या फिर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जीव कहलाते हैं। इनमें अपूर्ण पाचन तंत्र मिलता है, इनका पाचन तंत्र पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें शरीर की विशेष कोशिकाएं, कि शरीर में कौन कौन सी विशेष कोशिकाएं मिलती है। ठीक है, निडोब्लास्टिक निमोसाइटिस, ये विशेष कोशिकाएं होती है। नीमोब्लास्टिक और निडोसाइटिस ये क्या करने वाली होती है? ये डंक मारने वाली कोशिका होती है। ठीक है, ये कौन होती है? डंक मारने वाली कोशिका होती है, डंक मारने वाली कोशिका होती है। इसकी ये स्पेशलिटी होती है कि ये डंक मारने वाली कोशिकाएं होती है। यह संघ की सबसे प्रमुख विशेषता होती है। ठीक है, यह इसकी विशेषता होती है सबसे प्रमुख। प्रत्येक नीडोब्लास्ट में एक थैली जैसी रचना होती है, एक कोइल हुई या फिर एक कोइल की हुई नली थ्रेड होती है। ठीक है, इसमें एक तो थैली जैसी रचना होती है और एक नली होती है। जब कोई शिकार या दुश्मन संपर्क में आता है तो यह नली बाहर निकलकर विष छोड़ती है और शिकार को पकड़ लेती है। ठीक है, इनमें एक नलियां होती है, कोयल जैसी नलियां होती है, जो क्या करती है, जैसे ही कोई शिकार आता है तो वो विष छोड़कर शिकार को पकड़ लेती है। इसमें ये जीव अपना शिकार भी पकड़ते हैं और अपनी रक्षा भी करते हैं। ठीक है, ये जो जीव होते हैं इस कोशिका के माध्यम से अपना शिकार भी पकड़ते हैं और खुद से रक्षा भी करते हैं। कैसी होती है इनमें? सिलेंड्रेटा या फिर नीडोब्लास्ट या फिर नाइमोसाइटिस, इसे नीडोब्लास्ट भी बोलते हैं और नेमोसाइटिस भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन नीडोब्लास्ट सबसे अच्छा उदाहरण है या फिर सबसे अच्छा प्रोनाउंसिएशन है, जिसकी वजह से इस पूरे संघ का नाम हुआ है निडेरिया। इस संघ की सबसे प्रमुख विशेषता है कि नीडोब्लास्ट में एक थैली जैसी रचना होती है। जो नीडोब्लास्ट होता है उसमें एक थैली जैसी रचना होती है और ये नलिका निकलती है। ठीक है, इसमें, और यही नलिका विष छोड़ती है। जब कोई शिकार आता है तो विष अपना लार्वा छोड़कर शिकार को पकड़ लेती है, इन दुश्मनों से अपनी रक्षा भी करती है। ठीक है, तो इसमें ये विशेषता हो गई इसकी। अब हम देखते हैं कि इसमें पोषण कैसे होता है। ये जीव जो होते हैं ये भी परपोषी होते हैं। ये जो जीव होते हैं ये परपोषी होते हैं, हेटेरोट्रोपिक होते हैं। टेंटाकल के माध्यम से सूक्ष्म जीवों को पकड़कर, ये रहे इनके टेंटाकल छोटे छोटे, वो सूक्ष्म जीवों को पकड़कर मुख द्वारा शरीर में ले जाते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको पकड़ लेते हैं टेंटाकल के द्वारा और अपने शरीर में ले जाते हैं। भोजन का पाचन आंशिक रूप से बाह्य कोशिकीय एक्सटर या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर और आंशिक रूप से अंत कोशिकीय इंटरसेलुलर होता है। इनमें जो पाचन होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। एक तो बाह्य कोशिकीय द्वारा हो जाता है और दूसरा होता है इंटर कोशिकीय यानी कि अंत कोशिकीय द्वारा होता है आंशिक रूप से। दोनों प्रकार का जो पाचन होता है वो आंशिक रूप से होता है। ठीक है, परपोषी होते हैं वो सूक्ष्म जीवों को कुछ इस प्रकार से पकड़ लेते हैं, देन पचा लेते हैं। अब देखते हैं इनमें श्वसन और उत्सर्जन कैसे होता है। श्वसन और उत्सर्जन, इनमें कोई विशिष्ट श्वसन और उत्सर्जन अंग नहीं होता है, लेकिन कुछ इस प्रकार का ये दिखाई देता है। सारी गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन या फिर विसरण के द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। इनमें सारी जो गैसें होती है उनका एक्सक्रीजन। ठीक है, इनका कोई विशेष अंग नहीं होता है ऑक्सीजन का परिवहन और उत्सर्जन के लिए। ठीक है, श्वसन और उत्सर्जन के लिए उनका कोई विशेष अंग नहीं होता है। शरीर को दो रूपों में
दो रूप होते हैं, इनके जो बॉडी फॉर्म होते हैं वो दो रूप में होते हैं। दूसरा है, पहला है सिलेंड्रेटा के जीव दो मुख्य रूपों में पाए जाते हैं, इनका शरीर भी दो रूपों में होता है। पहला होता है पॉलिप, यह स्थिर या फिर सेलिस या फिर सेसाइल होता है, ठीक है। सबसे अच्छा है कि ये स्थिर होता है, स्थिर अवस्था में मिलता है। बेलनाकार सिलेंड्रिकल आकार का मुख ऊपर की ओर होता है, ठीक है। ये एक तो स्थिर होता है, बेलनाकार होता है और मुख इनका ऊपर की ओर होता है, कुछ इस प्रकार से। ये स्थिर हो गया, देन उसके बाद ये थोड़ा सा बेलनाकार हो गया, देन इसका जो मुख होता है वो ऊपर की ओर होता है। कैसे होता है इनका मुख ऊपर की ओर, देखते हैं। ये हो गया इनका मुख। अब यहां से कुछ इस प्रकार की इसमें संरचना दिखाई देती है। आप कहेंगे कि ये पेड़ है, बल्कि ये पेड़ नहीं, ये एक वही वाला जीव है, ठीक है। इनका मुख ऊपर की ओर होता है, उदाहरण हाइड्रा ओबेलिया या फिर पोलिप स्टेज। ये इसकी जो हो गई, ये पोलिप स्टेज हो गई। जब ये आगे बढ़ता है, इसमें विखंडन होता है, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है, देन छतरी नुमा संरचना बना लेता है ऐसे, या फिर कुछ इस प्रकार की ये संरचना बना लेता है। अब यही जो छतरीनुमा संरचना होती है, ये फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहली तो हो गई नर युग्मक, दूसरी हो गई मादा युग्मक। अब ये जो नर और मादा के युग्मक मिलेंगे, फिर ये क्या बना लेंगे, दोनों मिलकर युग्मनज बना लेंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है। पहले तो फोलिक अवस्था आती है जिसमें ये स्थिर होता है, फिर इसकी दूसरी अवस्था आती है जब ये टूटकर एक छतरीनुमा संरचना बना लेता है। फिर ये छतरीनुमा संरचना होती है, इसमें से दो मुख्य प्रकार की गैमेट कोशिकाएं निकलती है, यानी कि गैमेट सेल निकलते हैं। पहली तो हो गई नर की, दूसरी हो गई मादा की। इसके बाद जब दोनों के गैमेट मिलते हैं तो एक युग्मनज जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद फिर से फोलिप अवस्था आ जाती है, ठीक है। तो पहले फोलिप बनता है, फिर दूसरी संरचना आती है, इसके बाद वो संरचना दो भागों में डिवाइड होती है, उसके बाद फिर वो नर और मादा के रूप में हो जाती है। फिर उन दोनों का संलयन बनता है, संलयन होता है तो युग्मनज बनता है। युग्मनज के बाद वो फिर से अपना जीवन चक्र ऐसे ही चलाते रहते हैं। तो इनका जो शरीर रूप होता है वो दो प्रकार से होता है, यानी कि दो रूपों में होता है। पहला तो हो गया पोलिप जो स्थिर और बेलनाकार होता है, और इनका जो मुख होता है ऊपर की ओर होता है। अब इनका प्रजनन देखते हैं। पहला है इनका अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रीडिंग द्वारा या फिर फ्यूजन द्वारा हाइड्रा में। लैंगिक प्रजनन कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन युग्मनज जाइगोट बनने से। अधिकांश नर और मादा अलग अलग होते हैं। विकास परोक्ष होता है जिसमें प्लेन्युला लार्वा पाया जाता है, ठीक है। इनके अंदर प्लेन्युला लार्वा मिलता है ऐसे। ये तो हो गई इनकी पोलिप अवस्था, ठीक है। जब पोलिप अवस्था होती है तो कैसे होता है ब्रीडिंग, ये अलैंगिक प्रजनन हो गया, एक ही कोशिका ने दूसरा जीव बना लिया। इसके बाद जब इसमें विखंडन होगा, इस अलैंगिक प्रजनन के अंदर विखंडन होगा, तो ये एक छातेनुमा संरचना बना लेती है। कौन सी, एफाइरा या फिर इमेच्योर जेली जैसी संरचना होती है। यही एफाइरा इमेच्योर जेली दो भागों में फिर से डिवाइड होगी, एडल्ट जेलीफिश बन जाएगी ये, ठीक है। ये तो इमेच्योर जेली हो गई। जब ये एडल्ट होगी तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। पहला तो हो गया इसका नर युग्मक और दूसरा हो गया इसका मादा युग्मक। जब ये जो गैमेट बनेंगे, ये गैमेट सेल है, दोनों जब एग और ओवम एग और स्पर्म जब दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर प्लेन्युला की अवस्था आएगी, यानी कि इन प्लेन्युला मतलब इसमें भी जाइगोट होता है। ये जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट के बाद अटैच्ड प्लेन्युला यानी कि फिर से पोलिप जैसी अवस्था बना लेंगे। पोलिप के बाद फिर एक दूसरा नया जीव उत्पन्न हो जाएगा। इसमें मुख्य दो प्रकार से प्रजनन होता है। अलैंगिक में तो क्या ब्रीडिंग होगा, ठीक है। ब्रीडिंग पोलिप यानी कि इसके जैसा ही एक डुप्लीकेट पोलिप बन जाएगा एक ही कोशिका का विभाजन होने के बाद। देन उसके बाद एक ही कोशिका का विखंडन हुआ, उसके बाद जो ये जो इमेच्योर जो जेली होती है वो टूटकर एक छाते जैसी संरचना बना लेगी। छाते जैसी संरचना दो भागों में विभाजित होगी, पहला तो नर युग्मक बनेगा, दूसरा मादा युग्मक बनेगा। इन दोनों के बाद फिर से इनके गैमेट सेल मिलेंगे, एक जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद फिर से पोलिप अवस्था आ जाएंगे। ऐसे ही इनका साइकिल चलता रहता है। उदाहरण के लिए जो हाइड्रा होता है वो फ्रेश वाटर पोलिप होता है,
हाइड्रा में जो प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन, वो केवल स्वच्छ पानी में होता है। ओविलिया कोनियल मेटाजिनेसिस दिखाता है। जो ओविया होता है या फिर ओबिला होता है वो क्या दिखाता है, कोनियल मेटाजिनेसिस दिखाता है। इसके बाद जो फाइसेलिया होता है वो पुर्तगीज मैन ऑफ वार या फिर पॉइजनस होता है। जो फाइसेलिया जो होता है वो अत्यंत जहरीला होता है और पुर्तगाल का रक्षक कहलाता है। कैसे रक्षक कहलाता है वो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था। इसके बाद ओरेलिया, ये क्या होता है ओरेलिया, ये जेलीफिश मेडस फॉर्म में होता है। ठीक है, जो ओरेलिया होता है वो जेलीफिश होता है। इनकी सभी अवस्थाएं होती है ये। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से। देन आगे दूसरा फिर एडेम्सिया, ये क्या होता है, सी एनिमन या फिर सिम्बोटिक होता है। ये समुद्र का एक संरचनात्मक या फिर संकेत होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से इसमें प्रजनन होता है। किसमें, कोलेंट्रेटा सिलेंट्रेटा। अब इसकी मुख्य विशेषताएं देखते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या होती है। पहला विशेष विशेषताएं यानी कि फैक्टर ऑफ समरी, ये तो होता है द्विस्तरीय होता है, रेडियल सममिति होती है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म, दो प्रकार की त्वचा मिलती है इसमें या फिर दो परतें का शरीर मिलता है इनका। पहला एक्टोडर्म और दूसरा एंडोडर्म। इसमें भी मीजोफाइल नामक एक जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है इनके दोनों के बीच में। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो शरीर होता है वो ऊतक के निर्माण का होता है या फिर ऊतक स्तर का इनका शरीर होता है। इनका आवास कहाँ होता है, एक ही मुख होता है। नो एनस, इनकम्प्लीट गट होती है यानी कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जीव, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जीव। डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जीव। ठीक है, इनमें क्योंकि मुख तो होता है लेकिन एनस नहीं होता है। इनकम्प्लीट पाचन तंत्र होता है इनका। टेंटाकल पर स्नीडोब्लास्ट कोशिकाएं होती है यानी कि डंक कोशिकाएं होती है। टेंटाकल पर जो क्या करती है, शिकार को पकड़ती भी है और रक्षा भी करती है। फाइसेलिया जो होता है अत्यंत जहरीला जीव होता है, पुर्तगाल का रक्षक कहलाता है। दो रूप में होती है, पोलिप और मेडस। ठीक है, पोलिप क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन से बन जाता है। देन वही पोलिप मेडस का निर्माण करता है तो उसमें लैंगिक प्रजनन हो जाता है। ठीक है, तो क्या जल में रहते हैं, ज्यादातर समुद्र में, ज्यादातर ये मरीन में मिलते हैं क्योंकि जलीय जीव होते हैं। मीठे पानी में भी कुछ मिलते हैं लेकिन अधिकांश मरीन में मिलते हैं, समुद्री जीव होते हैं। ठीक है, अधिकांश मरीन में होते हैं। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का इनमें रिप्रोडक्शन होता है। प्लेनुला लार्वा विकास में उपस्थित होता है। इनका जो लार्वा होता है वो प्लेनुला होता है। ठीक है, पहले इनका शरीर कुछ और होता है लार्वा जब होता है, देन उसके बाद ये जब विकसित होते हैं तो इनका शरीर कुछ और बन जाता है। ठीक है, जैसे कि मेंढक का शरीर कुछ और होता है पहले, देन बाद में कुछ और हो जाता है। अब इसका महत्व देखते हैं कि कोरल जो होते हैं समुद्र में सुंदर प्रवाल भित्तियां होती है, वही कोरल इनके अंदर जीव पाए जाते हैं। इनका कंकाल कैसा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। कोरल जो होता है समुद्र में सुंदर प्रवाल भित्तियां वाले कोरल रीफ बनाते हैं, जो किसमें होते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो कोरल रीफ होते हैं ये जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, बायोडाइवर्सिटी के लिए। फाइसेलिया जैसी प्रजातियां विषैली होती है, ये समुद्र में रक्षा के लिए कार्य करती है। फाइसेलिया जैसी प्रजातियां होती है वो अत्यधिक विषैली होती है। हाइड्रा का प्रयोग जैविक अध्ययन यानी कि रीजनरेशन के लिए किया जाता है। हाइड्रा का जो प्रयोग होता है वो जैविक अध्ययन यानी कि रीजनरेशन के लिए किया जाता है। कोरल रिफ्स पर्यावरणीय पर्यटन दृष्टि से मूल्यवान होती है। जो कोरल रिफ्स होती है वो पर्यावरण और इसकी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, पर्यटन दृष्टि से। ठीक है, ये रही हमारी कोरल रिफ, ये है जो समुद्र में मिलने वाली होती है। यही जीव होता है फाइसेलिया। ये इनकी डंस कोशिकाएं मिलती है जो जहर उत्पन्न करती है, शिकार पकड़ती है और खुद की रक्षा करती है। ठीक है, ये रहा हमारा जीव सिलेंट्रेटा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इनमें मूवमेंट होता है। ये नलिकाएं निकलती है, अपना लार्वा छोड़ती है, देन शिकार को पकड़ती है।
तो ये हो गया हमारा सिलेंट्रेटा। हमने क्या देखा है, समुद्र में मिलने वाले जीव होते हैं, इनका शरीर एक स्टेप आगे बढ़ गया। पोरीफेरा क्या होता है, सिर्फ कोशिकाओं से ही उनका पूरा शरीर बना होता है। इनमें ऊतक निर्माण हो जाता है, इनकी कोशिकाएं ऊतक बना लेती हैं, ऊतक स्तर का इनका शरीर होता है। देन समुद्र में मिलते हैं। पोरीफेरा अत्यंत सरल जीव थे, ठीक है। ये ऊतक दिखाने वाले जीव हो गए, सच्चे ऊतक वाले जीव कहलाते हैं। कोलेंट्रेटा यानी कि गुहा वाले जीव, ठीक है, उनमें जिनमें आंत्र गुहा मिलती है यानी कि गैस्ट्रोवास्कुलर केविटी मिलती है, उन्हें कोलेंट्रेटा कहते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले ये जीव कहलाते हैं। इनकम्प्लीट डाइजेशन क्यों, क्योंकि इनमें मुख तो होता है लेकिन एनस नहीं होता है। फिर इनमें विशेषताएं भी देख ली हमने। इनका निवास स्थान समुद्र में मिलते हैं। पुर्तगाल के रक्षक कहलाते हैं। शरीर की संरचना, इनका जो शरीर होता है पारदर्शी और रेडियल सममिति सिमेट्री होता है। शरीर भी पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है इनका शरीर, और रेडियल सिमेट्री होती है इसमें, ठीक है। द्विस्तरीय होते हैं, पहली तो बाहरी परत और दूसरी आंतरिक परत। इन दोनों के बीच में मीजोफाइल जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है। इनमें मुख तो होता है लेकिन गुहा नहीं होती है, या फिर एनस या गुदा नहीं होता है। इनकी गुहा और पाचन ग्रंथियां, मुख होता है गुदा नहीं होता है, इसलिए इन्हें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जीव कहते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा था, शरीर की विशेष कोशिकाएं कौन सी होती है, कोनियोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट। एक थैली जैसी रचना होती है, जैसे ही कोई दुश्मन आता है तो कोयल या फिर नुकीली सुइयां उसमें से निकलती है और वो मूव करती रहती है, जैसे ही कोई शिकार आए उसको पकड़ने के लिए अपना लार्वा छोड़ती है। तो ये इनकी विशेषता हो गई, डंक मारने वाली कोशिकाएं इनमें मिलती है। पोषण, परपोषी होते हैं, सूक्ष्म जीवों को टेंटाकल के द्वारा ये पकड़कर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। प्रजनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन होता है इनमें, ठीक है। देन उसके बाद श्वसन और उत्सर्जन, कोई विशेष अंग नहीं होता है लेकिन फिर भी ये श्वसन और उत्सर्जन गैसों का आदान प्रदान करते हैं। पोलिप अवस्था होती है। देन दूसरी होती है मेड्यूसा, यह मुख्य रूप से तैरने वाला फ्री स्विमिंग होता है, छतरी के आकार का होता है, मुख नीचे की ओर होता है। देन उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, पहली तो नर जनन कोशिका, दूसरी होती है मादा जनन कोशिका, किसमें, मेड्यूसा के अंदर। तो इतना हमने देख लिया, इनका जीवन काल भी देख लिया कि कैसे इनमें प्रजनन होता है, इनकी विशेषताएं, इनका महत्व, कोरल रीफ का, देन सब कुछ हमने देख लिया है। कल हम इसके आगे की चर्चा करेंगे, यानी कि दूसरा संघ लेकर आएंगे। यही क्लासेस, एनिमल किंगडम हमें जितना कठिन दिखता है उतना कठिन होता नहीं है, यदि इसे सही तरीके से समझा जाए, पढ़ा जाए और समझाया जाए तो, ठीक है। तो क्लासेस को कंटिन्यू देखते रहिए। जब भी इसके 2-4 लेक्चर कंप्लीट होंगे एनिमल किंगडम ऑटोमेटिकली सरल दिखेगा, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ नाम बदले गए हैं, आवाज भी वही होता है इसमें। इनमें प्रजनन भी 2 प्रकार का होता है, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी सी विशेषताएं होती है हर जीव में, हर संघ में। कल हमारा तीसरा संघ होगा, ठीक है। ये रहा हमारा दूसरा संघ यानी कि लेक्चर 3। पहले लेक्चर में हमने सिर्फ इसका परिचय देखा था, देन दूसरे लेक्चर में हमने पोरीफेरा देखा था, ये आज के लेक्चर में हमने देखा सिलेंट्रेटा, ठीक है, सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया। तो क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।